मिट्टी को उर्वरक क्षमता प्रदान करते हैं, ऐसी खाद को हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। आया समझ? अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कहता है भाई? ठीक है, अब क्या बोला गया है? एक स्वसंपूर्ण मालवेयर, एक ऐसा मालवेयर जो क्या करता है, खुद में अपने आप में एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है, यानी एक सॉफ्टवेयर है जो अन्य कंप्यूटरों में यानी दूसरे कंप्यूटरों में अपना प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है। प्रतिकृति का मतलब होता है अपनी कॉपी बनाता है। अक्सर यह अपने प्रसार के लिए लक्षित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। ठीक है, अब आपसे मैं ये कहूं कि स्वसंपूर्ण मालवेयर है, खुद की प्रतिकृति बनाता है दूसरे कंप्यूटर में पहुंच के लिए और खुद को फैलाने के लिए उस कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। तो ये कौन सा मालवेयर है? तो याद रखना ये मालवेयर का नाम क्या है? और वर्म नाम है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा। बाकी आपको ये बात याद रखनी ना, मालवेयर होता क्या है? जो कोई जानबूझ के फैलाता है। जैसे जानबूझ के, मैं अगर कहूं मैं अपना जानबूझ के किसी के कंप्यूटर में, किसी के सर्वर पे, कंप्यूटर नेटवर्क को अगर मुझे नुकसान पहुंचाना है तो उसके लिए डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर जिसे हम मालवेयर के नाम से जानते हैं, वही है आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है? एक आया था सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है, और सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किससे जानकारी का अनुरोध कर सकता है? तो ये बात याद रखना, एबीडब्ल्यूएस आ चुके हैं, नमस्ते भाई। ये बात आप याद रखना कि यहां पर जब हम इसकी बात करेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम ये आया कब था, तो याद रखना कि 15 जून को। अब कौन सी 15 जून? ये तो हर साल आती है, 2005 की। तो 2005 की 15 जून को होता क्या है, ये जो आरटीआई एक्ट है, ये आरटीआई है, इसको संसद के द्वारा पारित किया जाता है। क्या किया जाता है? संसद द्वारा पारित किया जाता है। और संसद के द्वारा पारित करने के बाद भाई इसे लागू भी तो किया जाएगा। तो ये याद रखना, जून के बाद 12 अक्टूबर का दिन आता है, 12 अक्टूबर 2005 को क्या कर दिया जाता है? इसे लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, आरटीआई की ईयर पूछी जाती है। आरटीआई एक्ट कब लागू होता है? तो याद रखना वो 2005 में लागू होता है। अब पूछा जा रहा है कोई भी नागरिक किसके पास अपना सूचना का अनुरोध करेगा, यानी हमें क्या करना है, हमें किसी की जानकारी चाहिए कि ये कितना काम हो रहा है या इसके द्वारा कितना कमाया जाता है। इस सारी चीज़ों की अगर आपको जानकारी चाहिए तो कोई भी किसी भी लोक प्राधिकरण के पास जाएगा और लोक प्राधिकरण को एक आरटीआई देता है, एक सूचना का अनुरोध करता है कि मुझे इस बारे में सूचना चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्या करेगा वो प्राधिकारी? क्या करेगा? जिससे संबंधित प्राधिकारी है वो उसको 30 दिनों के अंदर उत्तर देगा। तो 30 दिनों के अंदर उत्तर किस वजह से दे रहा है? क्योंकि हमारे पास एक एक्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? आरटीआई एक्ट कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं, जिसके तहत कोई भी लोक प्राधिकरण के पास जाकर अपनी इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है या उसके बारे में जानना चाहता है तो उसका अनुरोध कर सकता है और उसको आंसर मिल जाएगा 30 दिनों के अंदर। आया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं? जहां पर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो आपने देखा होगा, आप भी अगर मैं ये कहूं कि आप यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं। तो जो भी हम सेव करते हैं फाइल को, जहाँ कभी कभी मूवी होती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कोई फाइल बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इन चीज़ों को सेव किया जाता है जो हमें बाद में भी ओपन करने पर वहीं दिख जाते हैं। तो इसका मतलब है हमने डेटा स्टोर किया है और डेटा स्टोर करने के लिए उस डिवाइस को हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन है जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है? शिखा सिंह का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। बाकी मैं बता दूं भाई, हार्ड ड्राइव तो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है, हमसे तो मना कर रहा है कि हमें बताओ मत, हमें तो वो बताओ जो नहीं है। तो आपको याद रखना चाहिए मैग्नेटिक टेप भी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड ड्राइव भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश ड्राइव भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है, मॉडेम आपकी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मॉडेम यहां पे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए होता है, ट्रांसफर करने के लिए होता है, तब वहां पे मॉडेम का यूज किया जाता है। ये आपकी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इसलिए क्या होगा? अरे सर कंप्यूटर पढ़ा नहीं है, आप कंप्यूटर के प्रश्न आए हैं।
भाई कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं कहीं उठा के थोड़ी लाऊं, PYQs हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे भाई कंप्यूटर भी आता है, वहां पे साइंस भी आती है, वहां पे जीएस के हर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है। ये आपको यहाँ पे साइन दिख रहा होगा, इस साइन का क्या मतलब है हमें ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को देखना है और इसके बाद में आपको आंसर यहाँ पे भेज देने हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या आंसर होगा। किसी का आंसर आया नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 3.5 मीटर दिखाई दे रहा है और ऊपर आपको ये साइन दिख रहे होंगे। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, ये तो जीएस है, तो यहां पे याद रखना कि इसका मतलब है कि किसी भी पुल की, किसी भी सड़क की, और जब हम कभी भी उसमें एंट्री कर रहे होते हैं तो वहां पे ये सुनिश्चित करता है कि वह 3.5 मीटर की ऊंचाई से ऊंचे जो वाहन हैं उनको एंटर नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वाहन 3.5 मीटर ऊंचाई का है या फिर उससे कम है, वो वाहन कहां जा सकता है, वो उस जगह पर जा सकता है अगर ये साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये 3.5 मीटर से ऊंचाई के जो वाहन होंगे वो उसमें एंटर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है, इसका मतलब है कि चौड़ाई नहीं है, वजन सीमा नहीं है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी ऊंचाई सीमा। तो ये एक लिमिट है 3.5 मीटर की, जहां पर अगर कोई वाहन है 3.5 मीटर से ऊंचा अगर है तो वहां पर क्या होगा, ये साइन लगा दिया जाता है कि इससे ऊंचे वाहन की एंट्री नहीं होगी, इससे नीचे वाहन की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बता तो दिया भाई। अगर यहां पे इसी वजह से तो ये PYQs कराए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नहीं आते हैं। ठीक है, हमें समझ में नहीं आते इसका आंसर क्या होगा, लेकिन क्या है समझना तो पड़ता है। हम लोग जीएस पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूछ ली जाती हैं लेकिन हम कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। जैसे AB डिविलियर्स कह रहे हैं कि हम भाई हमने वो क्या नहीं पढ़ा, हमने कंप्यूटर नहीं पढ़ा। अगर कोई कहेगा हमने साइन भी नहीं पढ़े हैं, और साइन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यातायात के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। और आज के टाइम पर आप देखते होंगे बहुत सारे दुर्घटनाएं होती हैं क्योंकि हमें साइन का पता ही नहीं होता है कि इन साइन का मतलब क्या होता है। हम कहीं से भी यूटर्न ले लेते हैं, हम कहीं से भी सीधे तेजी से निकल जाते हैं, कहीं पे स्पीड लिमिट होती है, हमें समझ में नहीं आता ये क्या लिखा है, 40 का मतलब क्या है, 40 से ऊपर चलाओ। लेकिन आपको ये चीजें जाननी चाहिए, इसी के बाद में आपको लाइसेंस मिलता है, लेकिन उस लाइसेंस के बाद भी लोग नहीं चलाते हैं, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं हमारे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वर्ष 2011 की बात करता है। जनगणना होने वाली है, लेकिन हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत की जनसंख्या के लगभग कितना परसेंटेज का गठन करते हैं, बताओ। तो यहां पे अगर हम ये कहें कि आपको पहले ये पता होना चाहिए अल्पसंख्यक हमारे पास में कितने हैं, 6 हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक कहलाते हैं। क्या है, 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। तो भाई अब ये पूछ लिया जाए कौन कौन से हैं, तब आप क्या कहोगे, ये तो उसने परसेंटेज पूछा है, हमारे पास में क्या होना चाहिए, उनका पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूं 6 में से एक तो मुसलमान होते हैं, भाई सभी जानते हैं, चलो ठीक है मुसलमान होते हैं। मुसलमान के अलावा आप देखोगे कि हमारे पास में, हमारे देश में ईसाई भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, फिर हमारे देश में सिख भी रहते हैं। सिख के अलावा भी कोई रहता है, हाँ जी रहते हैं। तो आप देखोगे बौद्ध रहते हैं, जैन भी हैं और पारसी भी हैं। तो ये क्या है, ये धार्मिक अल्पसंख्यक है जिन्हें मान्यता प्राप्त है। क्या है, ठीक है। तो यहां पे याद रखना कि धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो मुसलमान की संख्या कितनी है, ये परसेंटेज हमें पता होना चाहिए 2011 के अकॉर्डिंग। तो कितनी है, 14.2% है।
इसके बाद ईसाई की संख्या पूछी जाए तो ईसाई की संख्या जो है वो 2.3% है। इसके बाद सिख की जनसंख्या पूछी जाए तो ये कितनी है, ये 1.7% है। अगर बौद्ध की जनसंख्या पूछ ली जाएगी तो ये कितनी है, ये 0.7% है। और जैन की संख्या पूछी जाए तो ये 0.4% है। और पारसी की संख्या अगर पूछी जाए तो ये 0.006% है। तो यहां पर आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि कितनी संख्या है तो लगभग ये संख्या कितनी हो जाती है, भारत की कुल जनसंख्या की 19.3% हो जाती है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अल्पसंख्यक दो प्रकार के होते हैं, दो धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक। बिल्कुल बात है, नहीं जगह क्लास तो सही चल रही है। अनुच्छेद 29 30 कोई ने किसी ने आंसर नहीं दिया है। सर जी नमस्कार, ललित सर क्या पढ़ाते हैं? ललित सर आपकी ग्रुप डी की जीएस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ग्रुप डी की साइंस पढ़ा रहा हूँ इसलिए ग्रुप डी की जीएस जो है वो ललित सर पढ़ा रहे हैं। बाकी का यूपीएसआई की जीएस है वो मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। बाकी यूपीएसआई का इकोनॉमिक्स उनके हाथ में है, स्टैटिक जीके उनके हाथ में है, वो ये पढ़ाएंगे। हमारे पास में अलग अलग टीचर अलग अलग चीज़ें पढ़ाते हैं। जैसे मैं अपना बात करूँ तो मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, मैं उसके अलावा साइंस पढ़ाता हूँ। इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके आपके ललित सर पढ़ाते हैं। और आप पॉलिटी की बात करें और आपकी हिस्ट्री की बात करें तो ये आपको अखिल सर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सारे अलग अलग टीचर हैं हर चीज के हमारे पास में। ठीक है, अब आपको आंसर मिल चुका है। अब बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान हैं तो सबसे कम हमारे पास पारसी रहते हैं। टोटल जनसंख्या की बात करेंगे तो पूरी जनसंख्या का 19.3% जो है वो हमारी आबादी है अल्पसंख्यकों की। अब बात करते हैं आगे, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक बढ़ते हैं और किसी देश में जाएंगे वहां पे अल्पसंख्यक घटते हैं, ये बात भी आपको पता ही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, यह पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप जानते होंगे कि अगर मैं बात करूं हमारे पास में कुल सीट कितनी है तो आप क्या बताओगे कि लोकसभा की कुल सीट हमारे पास में कितनी है, तो भाई है कितनी, 543 हैं। चलो ये भी बात सही है। इसके अलावा हमारे पास में इन सीटों का बांटा गया है, एक सीट होती है सामान्य होती है और क्या होता है, एक सीट जो होगी वो क्या होती है, वो होगी अनुसूचित जाति की, यानी ये रिजर्व होती हैं अनुसूचित जाति के लिए। और इसके अलावा क्या होता है, अनुसूचित जनजाति की कुछ सीटें होती हैं। ठीक, अब 543 में से सामान्य सीटों की संख्या कितनी है, 412 है। अगर मैं अनुसूचित जाति की बात करूंगा तो सीटें कितनी हैं, ये हो जाती है 84 और अनुसूचित जाति की सीटें कितनी हो जाती हैं, ये होती हैं 47। तो आप क्या पूछा गया है, आपका आंसर अनुसूचित जाति के लिए पूछा गया है। तो अनुसूचित जाति हमारे पास में कितनी है, 84 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये 84 कुल सीट का लगभग 24% है। तो आपसे अगर परसेंटेज में पूछ लिया जाए ना तो ये कितना है, ये लगभग कुल सीटों का 24% है। तो ये आपका परसेंटेज में भी आंसर दे सकते हैं। आया समझ? राम राम भाई रवि। मोहित कुमार कितने बजे? अरे भाई वो शाम को 5 बजे पढ़ाते हैं। ठीक है, डी 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 अब आ गया, डी फॉर दरोगा। बिल्कुल, दरोगा तो बनना ही है, दरोगा के लिए तो ये हम करा ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्या कहता है, 17वीं सदी की बात करता है। तो आता है 17वीं शताब्दी। और 17वीं शताब्दी में कोई एक सिख गुरु हैं, उनके द्वारा दारा सिकों की पनाह दी जाती है। तो आप एक बात जानते होंगे, 17वीं सदी की बात की जा रही है। 17वीं सदी में होता क्या है, शाहजहां होते हैं। तो 17वीं सदी में दारा सिकों की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, दारा शिकोह की बात की जा रही है। दारा शिकोह के अलावा एक पुत्र और होते हैं जिनका नाम क्या है, औरंगजेब होता है। तो इन दोनों में क्या होती है, इन दोनों में लड़ाई होती है और ये दोनों ही भाई हैं। और किसके बेटे हैं, ये शाहजहां के बेटे हैं। तो शाहजहां के बेटे हैं ये दोनों, दारा शिकोह और आपके औरंगजेब। तो इन दोनों में उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही होती है कि उत्तराधिकारी मैं बनूंगा। और अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे औरंगजेब जो है अपने साथियों के द्वारा दारा शिकोह को क्या पिलवा देते हैं, जहर दे देते हैं। क्या देते हैं, दारा शिकोह को यहाँ पे जहर दे दिया जाता है। और जहर देने के बाद में एक आते हैं गुरु, जिनका नाम है क्या, गुरु हर राय। क्या नाम है इनका,
गुरु हर राय, ये गुरु हर राय क्या करते हैं, इनकी चिकित्सीय देखभाल करते हैं, यानी चिकित्सा के द्वारा देखभाल करते हैं। अब देखभाल करेंगे तो भाई आश्रय भी देना पड़ेगा, तो आश्रय किसने दिया था, तो गुरु हर राय ने दिया था आश्रय। किसकी वजह से, क्योंकि इनको क्या दे दिया गया था, जहर दे दिया गया था, और जहर देने की वजह से यहाँ पे क्या करते हैं, ये इन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। और ये गुरु है ना हर राय, ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखना। पहले गुरु को सभी जानते होंगे, तो 7वें गुरु हैं, ये कौन से हैं, 7वें गुरु हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैं आज क्लास सुनूंगा। क्यों भाई, क्या हो गया, ऋतु कुमारी का आंसर ए आया है, रवि का ए है, शिखा सिंह का बी है। तो जो लोग यहाँ पे ए के साथ हैं उनका आंसर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आंसर होगा बी, क्योंकि गुरु हर राय जो हैं, जो सिखों के 7वें गुरु थे, इन्होंने ही दारा सिखों को मुगल द्वारा जो जहर दिया गया था, या औरंगजेब के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पे उनको जहर दिया गया था, उसकी वजह से इन्हें यहाँ पे क्या दिया गया था, आश्रय दिया गया था इन्हें अपने आश्रम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्या कहता है भाई 9, पढ़ो समझो और आंसर देने की कोशिश करो। कहता है कि गांधी जी की बात करता है, ठीक है भाई, गांधी जी की बात करता है। क्या कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गांधी जी कहां पर थे, दक्षिण अफ्रीका थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटाने के लिए कई लोगों ने यहाँ पे क्या किया, उनको एक कहते ना एक भूमिका निभाई कि गांधी जी आ जाओ, भारत में आ जाओ। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन चारों में से के अलावा भी कोई है क्या, तो पहले तो इन चारों में से बता दो कौन है, क्लास सुनना ही है आज तो। 1915 की बात है, कब की बात है, 1915 की बात है। गांधी जी को तैयार किया जाता है किसके लिए, कि आप दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आइए। तो इसमें जो भूमिका निभाते हैं, वो भूमिका निभाने वाले कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना, ये गांधी जी के कौन थे, राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। इसके अलावा आपको एक बात याद रखनी चाहिए, क्या इनके अलावा भी कोई था जो इन्हें लौटाने के लिए भूमिका निभा रहा था, तो वो था कौन, वो था इनका एक दोस्त जिसका नाम था CF एंड्रूज, जो यहाँ पे क्या करता है, इनको भारत लौटाने के लिए हेल्प करता है, कहते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर गोपाल कृष्ण गोखले दिया जाता तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता, गोपाल कृष्ण गोखले होता। लेकिन इसके अलावा भी कोई और था, क्योंकि एक व्यक्ति ने ही यहाँ पे भूमिका नहीं निभाई थी, कई व्यक्ति ने भूमिका निभाई थी। बस फर्क होता है कि सबसे ज्यादा किसने निभाई थी, तो सबसे ज्यादा गोपाल कृष्ण गोखले और CF एंड्रूज ने निभाई थी, जिसके बाद गांधी जी तैयार हो गए थे भारत आने के लिए 1915 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 पर आपको क्या दे रखा है, इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है, जिसको किस नाम से जानते हैं। तो आपको पता है इमारतें बनाई जाती हैं, इमारतें बनाने के लिए क्या किया जाता है, आसपास के क्षेत्र का कटाव किया जाता है, उसको बनाया भी जाता है। तो किस तरह से बनाया जा रहा है, वो पर्यावरण में कितना भूमिका निभा रही है, तो पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन उसका करना होगा। और जब उसका मूल्यांकन कर रहे होंगे ना, तो इसको एक रेटिंग देनी होगी। तो इसे क्या कहते हैं, इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली है। तो वो रेटिंग प्रणाली इनमें से किस नाम से जानी जाती है, तो ये याद रखना, उसे हम लीड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, लीड के नाम से जानते हैं। अब लीड बना कौन कौन रहा है, एक तो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है लीड, और एक ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। तो आप यहां पे कौन सा वाला ऑप्शन बताओगे, लीड कौन सा होगा। तो आप एक बात याद रख लेना कि यहां पे एनर्जी और एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, और दोनों ही ई से स्टार्ट होते हैं। तो हमें ए की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, ई की जरूरत है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों हुआ, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या है, एल से हो जाएगा लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ठीक है, तो लीड में यहां पे एनर्जी का बात हो रही है और एनवायरमेंट की बात हो रही है, और इसका प्रदर्शन किसमें कर रहा है, पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। उसके लिए हमने क्या बनाया, एक रेटिंग प्रणाली बनाई जो व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है। ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली भी है, जहां पे ग्रीन बिल्डिंग का मतलब है कि हां ये पर्यावरण को क्या कर रही है, नुकसान नहीं पहुंचा रही है, इतना इसको एक रेटिंग दी जाती है। आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, आया समझ भाई। मुझे लगता है आज तो लोग देख ही रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि बस क्वेश्चंस को बस देखा ही जा रहा है, कोई आंसर देने के लिए तैयार नहीं है। एक दो लोग आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही है कि
समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि हमने इन चीज़ों को किया नहीं है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए हमें कभी भी याद रखना PYQs करना जरूरी होता है। केवल आप अगर प्रैक्टिस पेपर से ध्यान दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चंस को समझने की कोशिश नहीं की है। इसलिए सबसे पहले आपकी तैयारी किससे कराई जाती है? PYQs से कराई जाती है, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर उठाए जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा याद रखो प्रैक्टिस पेपर करना जरूरी होता है अगर आपको पेपर को समझना है। अगर आपको पेपर करना ही है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेपर समझना है तो आप PYQs कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बात की गई है लोकपाल बिल की। सभी जानते हैं कि 2010 और 11 की बात है। उस टाइम पे आते हैं अन्ना हजारे, और अन्ना हजारे क्या करते हैं, वहां पे भूख हड़ताल कर लेते हैं। और भूख हड़ताल ऐसी करते हैं कि पूरे देश भर के लोग वहां पर पहुंचते हैं और भीड़ इकट्ठा करते हैं। और भीड़ इकट्ठा होने के बाद में जब अन्ना हजारे की तबीयत बिगड़ती है तब सरकार झुकती है उनके लिए और लोकपाल गठन के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद में वहां से 2 या 3 लोग निकलते हैं जिनका नाम है केजरीवाल और उनके साथी। जब केजरीवाल उनके साथी निकलते हैं तो वो बना लेते हैं अपनी एक पार्टी, जो कि इससे ही फेमस हुए थे लोकपाल से, जो आज के टाइम में आम आदमी पार्टी के नाम से जाने जाते हैं। तो यहां पे बात उनकी नहीं की जा रही, यहां पे बात की जा रही है जब लोकपाल बिल का गठन किया गया था। लाया कब गया था ये बात नहीं है, गठन कब किया गया था। तो आपसे अगर मैं बोलूं कि लोकपाल का गठन, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? तो ये जो गठन हुआ है ना, ये 19 में हुआ है। कब हुआ है? 19 में हुआ है। और कौन सी 19? मार्च 2019 में। ठीक है, 19 मार्च 2019 को। और फिर दिमाग लगाना, क्या 19 मार्च 2019 को उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? 2019 की बात की जा रही है। उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? प्रणब मुखर्जी था। और प्रणब मुखर्जी इसका आंसर हो जाएगा कि उन्होंने ही फिर हस्ताक्षर किए होंगे। तो लोकपाल के गठन के लिए जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए गए तो उन पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। और यहां पे इसका पहला अध्यक्ष यानी लोकपाल का पहला अध्यक्ष भी किसी को बनाया गया था, यह भी आप याद रखना। वो कौन बनाया गया था? उनका नाम था PC घोष। ठीक है, क्या नाम है इनका? PC घोष है, जिसे हम कहते हैं पिनाकी चंद्र घोष। और आपसे अगर पूछा जाए कि आप अगर शिकायत करना चाहते हैं किसी की तो आप कहां पे जा सकते हैं? आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। और उस वेबसाइट का नाम क्या है? उस वेबसाइट का नाम है lokpal.gov.in। ठीक है, जो भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है। और यहां पे भ्रष्टाचार विरोधी चीजें अगर लगती हैं आपको तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और यहां पर उनकी क्या किया जाएगा? उनके बारे में जांच की जाएगी। अब बात करते हैं, ये तो पहले अध्यक्ष थे, क्या वर्तमान में भी कोई अध्यक्ष हैं? तो ये बात याद रखना कि वर्तमान में कोई अध्यक्ष जो हैं वो दूसरे अध्यक्ष हैं। तो दूसरे अध्यक्ष का नाम क्या है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो लोकपाल अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? आप जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, आप इन चीज़ों के आंसर नहीं दोगे तो आप यहाँ पे इन चीज़ों से पीछे रह जाओगे। क्योंकि जब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैंने बोला लोकपाल का गठन, यहाँ पे प्रणब मुखर्जी, अगर आप ध्यान लगाए ना, किसी के माइंड में ये आएगा ही नहीं कि उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन था। वो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन था, हस्ताक्षर किसके हुए थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो गठन की तारीख अगर हमें पता है और उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है, और उस टाइम पर यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपका अध्यक्ष कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ये सब चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। क्योंकि इसी के माध्यम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है भाई? कहता है जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो अगर मैं यहां पे कहूं संविधान पहली बार अपनाया कब गया था, तो कब अपनाया गया था? तो ये याद रखना, ये कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 26 नवंबर को। अब 26 नवंबर कौन सी साल का? तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कौन सी साल थी? 1949 थी। और जब 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया, इसमें कितने अनुच्छेद थे ये पूछा गया है। तब अनुच्छेद की जो संख्या थी वो कितनी थी? 395 थी। और 395 अनुच्छेद के साथ साथ अगर आपसे अनुसूचियां पूछ ले तो कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी।
अगर आपसे भाग पूछ ले तो कितने भाग थे, तो 22 भाग हुआ करते थे। आज के टाइम पे क्या है, अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे 448 के करीब तो आपके क्या हैं, तो यहां पे आपके आर्टिकल हैं। आर्टिकल के अलावा अनुच्छेद अनुसूचियों की बात की जाएगी तो अनुसूचियां आपकी आज के टाइम पे कितनी हैं, तो वो आपकी कितनी है, 12 हैं। और अगर भाग की बात की जाएगी तो यहाँ पे सब जो आपके भाग है ना, इसमें कुछ यहाँ के सब भाग भी हैं, तो वो कितने हो जाते हैं, टोटल 25 हो जाते हैं। तो इस तरीके से आज की संकल्पना ये बनती है। बाकी आप देखोगे पुरानी संकल्पना ये है, जब आपका शिखा सिंह बता रहे हैं अजय मानिकराव, जो गलत है आंसर आपका अजय मानिकराव बता रहे हो, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय पुलिस सेवा की बात की जा रही है, यानी आईपीएस की बात करी जा रही है। अखिल भारतीय सेवाएं आप जानते होंगे, तो अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं वो 3 होती हैं, जो कि आप जानते हैं। एक होती है आपकी आईएएस, एक होती है आपकी आईएफएस और एक होती है आपकी आईपीएस, जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आप इनकी बात करेंगे तो यहां पे पूछा गया आईपीएस जो होता है, तो वो आईपीएस किसके अधीन आता है, और 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। जैसे कल वाले पेपर में आया था आईएफएस, ये किसके अंदर आता है, ये पर्यावरण मिनिस्टर के अंदर आता है, ठीक है। इसी तरीके से इंडियन पुलिस सर्विस जो है वो किसके अंडर आती है, तो आप क्या बताओगे, ये आती है गृह मंत्रालय के अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैडर नियंत्रण प्राधिकरण जो है वो गृह मंत्रालय के पास है आईपीएस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है, कहता है क्या कि किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन आता है। तो आपने देखा होगा कि 1 से 4 तक में हमारा क्या है, भारत की बात की जाती है, संघ और उसके क्षेत्र की बात की जाती है। इसके बाद में जब हम यहाँ पे संघ और अनुच्छेद की बात करते हैं, यानी संघ और वहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर उसको बनाया जाता है क्या, नागरिक बनाया जाता है। और नागरिक के लिए, भारत का नागरिक बनने के लिए यहाँ पे आपके पास में कुछ आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल आप कितने से बताओगे, आर्टिकल हैं वो 5 से। अब 5 से कहाँ तक हैं, तो ये भी याद रखना, वो 5 से 11 तक हैं। और ये किस में आते हैं, ये भाग 2 में आते हैं। तो भाग 1 में तो आपने देख लिया भारत की बात की जा रही है, संघ और उसके क्षेत्र की बात की जा रही है। तो भाग 2 में यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, नागरिकता की बात की जा रही है, जो ऑप्शन नंबर ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है शिखा सिंह। इसी के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या होगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। केंद्र में संघ कार्यपालिका में कौन कौन होता है। तो आपको पता होना चाहिए संघ की जो कार्यपालिका होती है, इस कार्यपालिका में सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। जब मैं उपराष्ट्रपति की बात करूंगा, क्या उपराष्ट्रपति भी कार्यपालिका का सदस्य होता है, हाँ जी। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यपालिका का जो कार्य करता है वो कौन करता है, फिर उपराष्ट्रपति करता है। इसके अलावा और कौन हो सकता है, तो भाई प्रधानमंत्री जो होता है वो उस मंत्रिपरिषद का नेता होता है, और वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो फिर लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, तो ये विधायिका का हिस्सा है, ये कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, बी और डी हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ए आंसर किसका है, किसी का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है काराकोरम की बात की जा रही है, और काराकोरम की जब बात करेंगे तो ये किसका हिस्सा होगा, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये हिमालय का हिस्सा होगा, ठीक है। हिमालय आप देखते होंगे कि अगर मैं यहां पे इस वाले पार्ट की बात करूं, ठीक है, आप भारत को इस तरीके से देखते होंगे, तो आप यहां पे देखेंगे ये वाला पार्ट जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं काराकोरम, ठीक है। इसके नीचे आपका क्या होता है, इसके नीचे आपको लद्दाख दिखेगा, इसके नीचे आपको जास्कर दिखेगा। और जब हम तिब्बत की ओर चले जाते हैं तो आपको यहां पे क्या दिखता है, तो यहां पे दिखता है कैलाश। जब हम इन चीजों की बात करेंगे तो ये सारा हिस्सा है किसका, ये हिस्सा है ट्रांस हिमालय का। किसका है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब पूछा क्या जा रहा है, अब पूछा जा रहा है काराकोरम की बात की जा रही है, और काराकोरम की दक्षिणी सीमा की बात की जा रही है। तो ऊपर होगा नॉर्थ और नीचे होगा साउथ, यानी साउथ की बात की जा रही है। तो यहां पर कौन सी नदी बनी हुई है ये पूछ रहा है। तो ये कौन सी नदी है,
तो ये याद रखना, यहां पर गिलगित नदी है, कौन सी? गिलगित नदी है, जो यहां पर काराकोरम की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है, ठीक है। और ये सिंधु की सहायक नदी है, ये भी आप याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। क्या कहता है? खाड़ी प्रवाह की बात करता है। तो खाड़ी प्रवाह होता क्या है? पूछा गया है खाड़ी प्रवाह, जिसे हम क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। खाड़ी को हम क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं, और प्रवाह को हम क्या कह रहे हैं? गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ये एक प्रकार की क्या है? ये एक महासागरीय धारा है। क्या है? एक महासागरीय धारा है, ठीक है। और ये महासागरीय धारा की अगर यहाँ पे बात की जा रही है, यानी हर सागर के पास में, हर महासागर में एक करंट फ्लो होता है या एक प्रवाह होता है, तो ये कौन से महासागर में है? तो ये भी याद रख लेना, ये भाई अटलांटिक महासागर की बात है। ये किसकी बात हो रही है? अटलांटिक महासागर की बात हो रही है। और जब यहाँ पर अटलांटिक महासागर की बात की जा रही है, तो ये कैसी धारा है? तो ये भी याद रखना, ये गर्म हवा है, या फिर कहेंगे ये तेज हवा है, ठीक है। गर्म है और तेज धारा है। और ये अगर उत्पन्न की बात की जाएगी तो कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है। अब बताओ आंसर क्या होगा? आंसर हो गया? बता ही दिया, फिर क्या है? आर्कटिक, अटलांटिक, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसे अटलांटिक महासागर में ये गल्फ स्ट्रीम बहती है, जो कि आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नहीं 18। आंत्र में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा। आपने पता है कि हमारी इंटेस्टाइन जो होती है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उनमें से एक बैक्टीरिया जो यहाँ पे बात की जा रही है, आंत में मौजूद होता है। और उस आंत में मौजूद होने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? गट फ्लोरा है। और ये करता क्या है? ये विटामिन का उत्पादन करता है। और आपसे पूछ लिया जाए कौन से विटामिन का उत्पादन करता है, तो ये विटामिन के का उत्पादन करता है। ये बात आपसे पूछी जा रही थी, तो मैंने बता दी। आंत्र में मौजूद बैक्टीरिया गट फ्लोरा, जो कि विटामिन के का उत्पादन करता है। इसी के साथ में बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? तो यहां पे जानवरों की प्रजातियां दी गई हैं। हाथी है, बाघ है, शेर है, गैंडा है। इसको क्या बताना है कि इनका जो वास्तव में निवास स्थान है, उस निवास स्थान के आधार पर उनको क्या किया जा रहा है? मेल किया गया है। तो इनमें से ऐसा कौन है जिसको मेल नहीं किया गया? क्या बताओगे आप? जब मैं हाथी की बात करता हूं तो हाथी कहां पाए जाते हैं? तो मोस्टली हाथी आपको दक्षिण भारत में मिलेंगे। कर्नाटक का हिस्सा हो गया, केरल का हिस्सा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो आपको ये सारे आपको यहां पे दिख रहे हैं, तो ए वाला यहां पे सही है। लेकिन हमें तो गलत बताना है। बाघ जो है वो आप सभी जानते हैं, बंगाल टाइगर जो बोलते हैं, वो बाघ को ही बोलते हैं। तो ये कहां मिलता है? बंगाल में मिलता है, बिल्कुल सही है। क्या शेर हिमालय में मिलता है? नहीं, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि शेर जो है वो हिमालय में ना मिलके कहाँ मिलता है? ये गुजरात में मिलता है। जो बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ मिलता है? ये एशियाई शेर के नाम से जाने जाते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? गुजरात के गिर पहाड़ियों में मिलते हैं, गुजरात के गिर वन में मिलते हैं। बाकी आप देख रहे हो, गैंडा की बात करेंगे तो गैंडा कहाँ मिलता है? असम में मिलता है। और अगर मैं कहूँ कि भारत का 85% भाग या 85% गैंडा कहाँ मिलता है? ये असम में मिलता है। और इसमें से भी 70% जो है काजीरंगा मिलता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी आपका असम में। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या देता है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? ये मिसाइलों की व्यापक रेंज के
अनुसंधान और विकास के लिए यानी मिसाइल जो हमने बनाए हैं उनकी व्यापक रेंज के लिए यानी ज़्यादा रेंज के लिए हम एक क्या लेके आते हैं, एक प्रोग्राम लेके आते हैं। उस प्रोग्राम को यहाँ पे पूछा गया है, उस प्रोग्राम का नाम, ये प्रोग्राम जो है 1982 में स्थापित किया जाता है और 2008 में पूरा होता है। इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, डॉक्टर कलाम थे, जो कि आपके मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और इसका जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया था या फिर इसको मैनेज करने वाली संस्था क्या थी, वो थी डीआरडीओ। आपसे पूछा गया है कि रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम जो कि 1982 में शुरू होता है, 2008 में इसको कंप्लीट किया जाता है, नेतृत्व करता है इसके डॉक्टर कलाम है, मैनेज इसको डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है, इसमें मिसाइल्स बनाई जाती हैं, तो वो किस प्रोग्राम के तहत बनाई जाती हैं, तो याद रखना वो प्रोग्राम का नाम है आईजीएमडीपी। आईजीएमडीपी की फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो क्या है, आई से बन जाएगा आपका इंटीग्रेटेड, इसके बाद गाइडेड, मिसाइल की बात हो रही है इसलिए एम से बन जाएगा आपका मिसाइल, और डी का मतलब है डेवलप क्योंकि हम डेवलप कर रहे हैं, और इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया है तो हम क्या कहेंगे, पी से आपका बन जाएगा प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड की मैं बात करूं तो इंटीग्रेटेड का हिंदी में मतलब होता है एकीकृत। तो आपको कहां पे दिख रहा है एकीकृत, हमें दो जगह पे दिख रहा है, एक बी में दिख रहा है और एक डी में दिख रहा है। यहां पे गाइडेड का मतलब होता है निर्देशित। ठीक है, गाइड का मतलब क्या है, कोई निर्देश देने वाला हो, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। ठीक है, और मिसाइल कौन सी बनाई गई, तो ये मिसाइल बनाई जाती है इसमें पटना के नाम से। अब आप कहोगे पटना क्या है, तो पटना यहाँ पे मिसाइल्स के नाम है। पी से आपकी बनती है पृथ्वी, ए से बन जाएगा आपका आकाश, टी से बन जाएगा आपका त्रिशूल, एन से बन जाएगा नाग, और ए से बन जाएगा आपका अग्नि। तो ये 5 मिसाइल बनाई जाती हैं। इन्हीं को हम क्या करते हैं, इन्हीं को यहाँ पे हम क्या करते रहते हैं, मैनेज करते हैं, या फिर हम इनको इनकी जनरेशन को बढ़ाते रहते हैं। तो आप सुनते होंगे कि आकाश थर्ड का हमने कंप्लीट, आकाश थर्ड का हमने सफल लॉन्चिंग कर ली, हमने यहाँ पे अग्नि 6 को सफल लॉन्चिंग कर लिया, अग्नि 5 को कर लिया। तो ये क्या है, ये इनका जनरेशन है जो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद में आपका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, एलपीजी की बात करता है। एलपीजी क्या है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा एलपीजी तो एक गैस है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है जो का एक प्रोग्राम आया था, जिसे कह सकते हैं भारत द्वारा एक शुरू की गई आर्थिक नीति थी। वो क्या थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर काला प्रकरण श्रीशल्य त्रासदी किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक त्रासदी हो जाती है कहाँ पर, श्रीशल्य त्रासदी, जिसे हम श्रीशल्य त्रासदी कहते हैं। अब इस श्रीशल्य त्रासदी का मतलब क्या है, ये जब एलपीजी आया था, तो एलपीजी आया कब था, तो ये भी याद रखना, एलपीजी जो आता है 1991 में आता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भारत के द्वारा 1991 में भारत के द्वारा क्या किया गया, एक आर्थिक नीति बनाई गई। क्या किया गया, एक आर्थिक नीति बनाई गई, और इस आर्थिक नीति में हमने एलपीजी प्रोग्राम को यहां पे शुरू किया। ठीक है, जो क्या करता है, आर्थिक सुधारों को बढ़ाता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। लेकिन होता क्या है, यहां पे इसी टाइम पर क्या करते हैं, एक बुनकर हैं, बुनकर वो अपनी क्या करने लगते हैं, यानी सुसाइड करने लग जाते हैं। बुनकर किसमें क्या करने लग जाते हैं, आत्महत्या करने लग जाते हैं। होता क्या है, एलपीजी के कारण करते हैं, क्योंकि आर्थिक कठिनाई का वो भी सामना कर रहे होते हैं। जब यहाँ पे जब एलपीजी आया तो कंपटीशन बढ़ा, और कंपटीशन बढ़ने के कारण उनका भारी नुकसान हुआ, क्योंकि आय के अवसर में कमी आने लग गई और इन पर कर्ज का जाल बन गया। और जैसे ही ये चीजें होती हैं तो ये क्या करते हैं, ये आत्महत्या करने लग जाते हैं, इस एलपीजी की वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से। तो ये कहाँ का है, तो ये तेलंगाना में हुआ। तो आप जान सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए श्रीशल्य त्रासदी कहाँ की है, तो ये तेलंगाना की है, क्योंकि तेलंगाना का एक कपड़ा केंद्र हुआ करता था श्रीशल्य, और यहाँ पे बुनकर जो थे वो अपनी आत्महत्या कर देते हैं, यानी अपने आप को क्या करते हैं, मार लेते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उन पर कर्ज बढ़ गया। जब यहाँ पे बाहर की कंपनियां आएंगी तो बाहर की कंपनियों में क्या बढ़ेगा, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण उनके कॉम्पिटिशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इनका नुकसान होने लगता है और इनके आय के अवसर घट जाते हैं और इन पर कर्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अपनी आत्महत्या
करने लग जाते हैं। इसी के साथ में आज का आखिरी क्वेश्चन ये होता है कंप्लीट। और ये आपकी क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। बाकी आपको मैं बता दूं कि यूपी पुलिस के लिए यानी 2 स्टार को पाने के लिए हमने यहाँ पे क्लासेस चलाई हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग की बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं सुबह 7 बजे। हमारे द्वारा यहाँ पे जो बैच शुरू किया गया है सुबह से स्टार्ट किया गया है और ये 1 बजे तक चलता है। जहाँ पे 7 बजे की जो क्लास चलती है वो आपकी रीजनिंग की चलती है। 7 बजे के बाद जो क्लास चलेगी वो आपकी हिंदी की चलेगी। वो कब चलेगी? वो 9 बजे चलेगी। और 9 बजे के बाद में 11 बजे की जो क्लास है वो आपकी किसकी है? मैथ्स की है। और मैथ्स के बाद जीएस की जो क्लास चलाई गई है वो आपकी 12:30 बजे चलाई गई है। हर क्लास के बाद में आपको रेस्ट दिया गया है। वो इस वजह से दिया गया है कि आप अच्छे से उस चीज को समझ पाएं, आप अच्छे से उस चीजों को पढ़ पाएं और रिवाइज भी कर पाएं। साथ के साथ अगर रिवाइज करते जाएंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से आएंगी और उनका दोबारा में बस आपको देखना होगा। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसे एक रद्दी टाइप का बना लेंगे और लास्ट टाइम पे जब एग्जाम होता है उस टाइम पे आप उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कभी भी वो सक्सेस की तरफ नहीं ले जाता है। इसलिए हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए। चलिए आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कल आपकी जो क्लास रहेगी वो आपको 12:30 बजे मेरे द्वारा जीके पढ़ाया जाएगा। ऐसी ही क्लासेस के लिए आप रोजाना आ सकते हैं, हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें आपको यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए आपको क्लासेस मिल रही हैं। और ये बेहतरीन क्लासेस जो आपको पीवाईक्यूज का यहाँ पे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराती है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।